हेलो। नमस्कार साथियों, ये हमारा सागर यूथ पाठशाला लेक्चर सीरीज का संविधान की लेक्चर का 11वां भाग है, जिसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान के विभिन्न स्रोतों का। ठीक है, संविधान हमारा किन चीज़ों से प्रेरित है, इन तमाम सारी चीज़ों के स्रोतों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और सारे के सारे स्रोत हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर से। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे प्रमुख स्रोत है भारतीय संविधान का, जो कि देशी स्रोत है, जिसको कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य देशों के संविधान से भारतीय संविधान ने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। ठीक है, तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी उसने लगभग कितने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, मतलब उन तमाम सारे संविधानों के ऐसे तथ्य जो उस समय के भारतीय स्रोतों के अनुकूल थे, उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया, निःसंकोच ग्रहण किया। वैसे ही भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा और ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, इसे ही कहा जाता है भारतीय संविधान का देशी स्रोत, जिसकी लगभग 200 धाराओं को एक मुश्त उठाकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किए गए विभिन्न प्रावधानों के बारे में। मतलब ब्रिटेन के संविधान से जो जो चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल हुई हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले है संसदीय शासन पद्धति। जैसे हमारी संसद किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो सबसे ऊपर हो जाता है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। इन तीनों चीज़ों को संयुक्त रूप से कहा जाता है भारत की संसद। बिल्कुल वैसे ही ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं, ठीक है, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, उन सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या, ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये जो संसदीय शासन पद्धति है, ये हमने ग्रहण की है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो नियम बनाने वाली संस्था है उसके 2 सदन होंगे। ठीक है, केंद्र की यदि हम बात करें तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। और अगर हम राज्यों की बात करें तो उच्च सदन हो जाएगा विधान परिषद और निम्न सदन हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 75(3) में। और क्या कहता है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई भी मंत्री अगर कोई गलती करता है और उसे उसके इस्तीफे की मांग की गई और उसके अगेंस्ट में असहयोग या प्रस्ताव लाया गया, तो सिर्फ वही व्यक्ति रिजाइन नहीं करेगा, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है क्या, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अर्थात एक मंत्री की गलती के लिए सिर्फ वही मंत्री जिम्मेदार नहीं है, अपितु पूरी का पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होगा। तो ये सिद्धांत भी हमने ग्रहण किया है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, फिर राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होना। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति है वर्तमान में, उसके हिसाब से हमारे देश का प्रधान तो हो गया कौन, राष्ट्रपति, लेकिन सभी शक्तियों का सामूहिक रूप से प्रयोग करती है कौन, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन, प्रधानमंत्री।
तो ये जो पूरी की पूरी औपचारिक प्रधानता है वो भी हमने ग्रहण की है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। क्या चीज है? राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, मतलब सबसे बड़ा प्रधान होगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और वास्तविक शक्तियों का मंत्री परिषद में निहित होना, मतलब एक कठपुतली के रूप में हमने बैठाल दिया है किसको? राष्ट्रपति को, लेकिन सारे निर्णय मंत्री परिषद लेगी और मंत्री परिषद का मुखिया होगा कौन? प्रधानमंत्री। तो एक्चुअली प्रधान कौन है बेटा? प्रधानमंत्री है। एकल न्यायिक प्रणाली। अब जैसे आप लोग ये देखते हो कि केंद्र अलग है, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक अलग संस्था हो गई, और सभी राज्यों में निर्णय लेने वाली संस्था अलग है जिसको कहा जाता है विधानमंडल। और विधानमंडल का उच्च सदन होता है कौन? विधान परिषद। और निम्न सदन होता है कौन? विधानसभा। तो ये बिल्कुल ही एक अलग संस्था है। ठीक है। परंतु हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रणाली है वो एक ही होगी। ठीक है। जिसके शीर्ष पर होगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। फिर हर एक राज्य में होंगे कौन? हाई कोर्ट। और हर एक जिले में होंगे कौन? जिला न्यायालय। कौन होगा बेटा? जिला न्यायालय। हर एक जिले में होगा कौन? जिला न्यायालय। ठीक है। लेकिन सभी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। तो हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली एकल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो लागू होगा हाई कोर्ट पर, और वही लागू होगा कौन सा? जिला न्यायालय पर। ठीक है। तो हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली कैसी होगी? एकल न्यायिक प्रणाली। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो हमारे यहाँ की संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो मिलकर किसी प्रस्ताव को पारित करेंगी, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वही प्रस्ताव जो है कानून का स्वरूप धारण करेगा, और इस प्रकार से भारत में बनेगा क्या? एक कानून। ठीक है। एक विधि। तो ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये भी ली गई है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। फिर विधि का शासन। और इस विधि के शासन का अर्थ क्या है? विधि के शासन का अर्थ है कि भारत में कोई भी काम होगा वो लीगली होगा, अर्थात कानून बनाकर होगा। किसी के कहने से या किसी के बोलने से काम नहीं होगा। सारे के सारे कार्यों में विधि का शासन ही लागू होगा। ठीक है। अगर आप एक रोड बनाने का टेंडर भी पास कर रहे हो तो उसका अर्थ ये है कि वो जो रोड बनाने का टेंडर है वो भी कानून बनाकर ही पास होगा। ठीक है। फिर है बात कौन सी? एकल नागरिकता की। जैसे हम सभी लोग हैं, हम सागर मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। तो ये जो सागर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो हम ये नहीं कहते कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, हम क्या बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो ये चीज सुशोभित करती है किसे? एकल नागरिकता के लिए। ठीक है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें, यूएसए की अगर हम बात करें, तो वहां पर दो नागरिकताएं हैं। एक तो उस राज्य की नागरिकता होगी जहां पर व्यक्ति रह रहा है, और दूसरी नागरिकता होगी यूएसए की। जबकि हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये हमने ग्रहण किया है कहां से? ब्रिटेन से। और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, और वो होती है कौन सी? भारत की नागरिकता। ठीक है। नेक्स्ट है विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। ठीक है। जैसे अपन ने लोकसभा को पढ़ा, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, या फिर हम स्टेट में आ जाएं तो विधानसभा के जो सदस्य हैं या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनके पास कुछ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। जैसे कि उनको सदन जब लग रहा है तो उसके दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई विधायक है या सांसद है तो उसकी गिरफ्तारी सिर्फ मर्डर केसेस में हो सकती है। मतलब जो नॉर्मल से केसेस होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो विधायिका के सदस्यों को ऐसे कुछ विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। फिर विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका। ये अभी मैंने जो मेरी एक और सीरीज चल रही है इसके अलावा
मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज, उसमें मैंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों कंप्लीट कराए हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, चाहे लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में हो। तो अध्यक्ष की कुछ विशेष भूमिका होती है। अगर अपन ओवरऑल देखें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका होता है बेटा? अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, तो विधायिका में अध्यक्ष की जो भूमिका है वो भी हमने ग्रहण की है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, फिर है संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया। कोई भी प्रस्ताव है जो कानून का स्वरूप धारण करने जा रहा है वो कैसे पारित होगा, ये चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो कानून बनाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो भी हमने ग्रहण की है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिले हैं वही कैंडिडेट विजयी होगा, ये चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये इतने सारे जो प्रस्ताव हैं वो तमाम सारी चीजें हमने कहां से ग्रहण की हैं बेटा? ब्रिटेन के संविधान से। फिर अपन बात करने जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 से ग्रहण किए गए प्रावधान। इसके पहले हमने विचार किया था उन सभी चीजों के विषय में जो हमने ग्रहण की थी कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। अब अपन बात करने जा रहे हैं उन तमाम सारी चीजों की जो अपन ने ग्रहण की है कहां से? यूएसए के संविधान से। सबसे पहले है मौलिक अधिकार। ठीक है, उद्देशिका का विचार। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने ग्रहण की है कहां से? यूएसए के संविधान से। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का सीधा अर्थ ये होता है कि जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका है वो किसी भी राजनैतिक प्रभाव में काम नहीं करेगी, वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र रहेगी। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका अर्थ होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है और परिवादी चाहता है कि उसके जो निर्णय है उसका रिव्यू किया जाए तो उसके अनुसार भी रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका अर्थात पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मुझे सजा नहीं हुई है लेकिन मेरे किसी जानने पहचानने वाले को सजा हुई है और हो सकता है कि उस पर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप लगा हो, तो उसके बिहाफ पर मैं फिर से उसके केस को ओपन करवा कर संविधान के अनुसार न्याय करने के लिए कोर्ट को कह सकता हूं। ये कहलाता है क्या? लोक जनहित याचिका। क्लियर है? मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति के अवरुद्ध हुए हैं और मौलिक अधिकारों को ताक पर रखकर उस व्यक्ति को सजा दी गई है, मुझे सजा नहीं हुई है लेकिन मेरे किसी जान पहचान वाले को सजा हुई है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, तो उसको पुनः न्याय दिलाने के लिए मैं उसके केस को रीओपन करा सकता हूं। इसको कहा जाता है पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका उद्देश्य होता है कि आगे भविष्य में किसी भी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करके उसे सजा ना दी जाए। तो ये चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से? यूएसए से। ठीक है, फिर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर न्यायाधीशों को हटाने का तरीका क्या है, ये चीज भी हमने यूएसए से ग्रहण की है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी देन है किसके? यूएसए के संविधान की। वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल भी देन है कहां की? यूएसए के संविधान की। फिर संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन का विचार हमने ग्रहण किया है कहां से? यूएसए से। लेकिन संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये हमने ग्रहण की है कहां से? साउथ अफ्रीका से। लेकिन संविधान में संशोधन हो सकता है ये विचार हमने ग्रहण किया है कहां से? यूएसए से। ठीक है, तो संविधान संशोधन में राज्य विधान पालिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान,
ठीक है। तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जहां पर राज्य का हित इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे संविधान संशोधन के लिए यह जरूरी है कि राज्यों के विधान मंडलों मंडलों की रजामंदी ली जाए। ठीक है, तो राज्य के विधान मंडलों का क्या रूप होता है, क्या कहना चाहिए कि उनका रोल है संविधान संशोधन में, वो चीज हमने ली है कहां से, यूएसए के संविधान से। ठीक है, जबकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ग्रहण की है कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। फिर अपन बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें ग्रहण की। तो सबसे पहली चीज है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा है, जो लेक्चर मैंने इसके जस्ट पहले बताया था आपके लिए, भारत की प्रस्तावना पर बनाया था वो लेक्चर, तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो समवर्ती सूची भी हमने ग्रहण की है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कैसे होने चाहिए, इसका प्रावधान भी हमने ग्रहण किया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का किस प्रकार का विभाजन होना चाहिए। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची क्या है और किस प्रकार से ये राज्य और केंद्र के बीच में विभाजित है, वो चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ विशेष चीजों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी होती है, तो ये चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से बेटा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, फिर अपन बात करने जा रहे हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान जो बना था 1937 में, वहां से हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज हमने ग्रहण की है कहां से, आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, कौन कौन से क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान देने के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सिद्धांत भी हमने ग्रहण किया है कहां से, आयरलैंड के संविधान से। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और राष्ट्रपति के चुनाव की क्या पद्धति होती है, ये मैंने एमपी के लेक्चर में आपको समझाया था जब विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन में समझा रहा था। और वो कौन सी पद्धति थी, एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है ये हमने पूरी ग्रहण की है कहां से, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी हमने ग्रहण किया है कहां से, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 3 चीजें हमने ग्रहण की हैं। सबसे पहला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों को मनोनयन, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ये तमाम सारी चीजें हमने ग्रहण की कहां से, आयरलैंड के संविधान से। अब अपन बात करते हैं बेटा कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या चीज ग्रहण की है, तो संघीय शासन प्रणाली। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये चीज हमने ग्रहण की है कहां से, कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना। ठीक है, मान लो राज्य सरकार ने कोई सा ऐसा कानून बनाया जो केंद्र के हित को दरकिनार कर रहा हो, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी रजामंदी देने के पहले राष्ट्रपति को बताएंगे कि भैया हमारे राज्य में ऐसा कोई सा कानून बन रहा है।
तो उस पर अपना निर्णय देने से पहले राज्यपाल राष्ट्रपति से पूछेगा। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाएगा। ये चीज हमने ग्रहण की है कहां से? कनाडा से। फिर सशक्त केंद्र, मतलब राज्यों में भी विधान मंडल है, विधानसभा है और विधान परिषदें हैं, और केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा कौन? केंद्र। तो ये सशक्त केंद्र का जो प्रावधान है ये भी हमने ग्रहण किया है बेटा कहां से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो हमारे यहां 3 प्रकार के सूचियां हैं। सबसे पहली है कौन सी? केंद्र सूची। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। फिर है कौन सी? राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। और फिर है कौन सी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ठीक है। अब इन तीनों सूचियों के अलावा मान लो कोई सा ऐसा विषय आता है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उसको कहा जाता है क्या? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है यह भी हमने ग्रहण किया है कहां से? कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। ठीक है। अब जो प्रति राज्य का राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। तो यह सिद्धांत भी हमने ग्रहण किया है बेटा कहां से? कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। ठीक है। ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकते हैं किसी विशेष विषय पर, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो परामर्शी न्याय निर्णयन देता है वो चीज भी हमने ग्रहण की है कहां से? कनाडा के संविधान से। क्लियर है? चलिए अब अपन बात करते हैं जापान के संविधान से क्या ग्रहण किया है। तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब भारत में जो भी कोई काम होगा ये पूरा का पूरा काम जो है ये कानून बनाकर ही किया जाएगा। तो कानून बनाकर किया जाने वाला जो ये क्रिया है वो हमने ग्रहण की है कहां से? जापान के संविधान से। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने 2 चीजें ग्रहण की हैं। एक है संविधान की संशोधन पद्धति, मतलब संविधान को संशोधित करने का क्या तरीका है, और दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है। आयरलैंड से अपन ने क्या ग्रहण किया था? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। जबकि दक्षिण अफ्रीका से अपन ने ग्रहण किया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मतलब राज्यसभा में सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, ये चीज अपन ने ग्रहण की है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। फिर अपन बात करते हैं सोवियत संघ अर्थात रशिया के संविधान से अपन ने क्या ग्रहण किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये अपन ने ग्रहण की है कहां से? सोवियत संघ के संविधान से। और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है वो चीज भी अपन ने ग्रहण की है कहां से? सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फ्रांस के संविधान से अपन ने क्या ग्रहण किया है। तो फ्रांस के संविधान से अपन ने ग्रहण किया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और ये चीज मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करी थी कि किसी भी देश का जो मुखिया है ये जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। ठीक है। ये वंशानुगत नहीं होगा। तो ऐसा देश जिसका मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा उसको कहा जाता है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत शासन प्रणाली है।
क्योंकि वहां पर जो राजा और रानी है वो वंशानुगत तरीके से वहां पर नियुक्त हो रहे हैं, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति है इसका निर्वाचन होता है। इसलिए भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहां पर लागू है। दूसरी चीज जो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कौन सा बेटा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और यही जो सिद्धांत है ये फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा हुआ करता था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जर्मनी के वीमर संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो हमने ग्रहण किया है बेटा आपातकालीन उपबंध के लिए। कहां से ग्रहण किया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। क्या चीज ग्रहण की है अपन ने? आपातकालीन उपबंध। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, जैसा कि मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में कुछ परिवर्तनों के साथ अपन ने शामिल कर लिए हैं किसमें? भारत के संविधान में। ठीक है, तो संविधान का सबसे बड़ा और देशी स्रोत तो यही है, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। बाकी जो अन्य देशों से अपन ने विभिन्न चीजों को ग्रहण किया है ये तो 1 या 2 या 3 या 14 या 15 चीजों को ही मात्र ग्रहण किया है। और सबसे ज्यादा जो विदेशी प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है वो है ब्रिटेन के संविधान का, उसके बाद यूएसए के संविधान का। और बाकी संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उस समय भारत की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार जो भी सिद्धांत सबसे अनुकूल बैठते थे उन सिद्धांतों को भारत में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये है बेटा इस प्रकार से क्या अलग अलग देशों के संविधानों से ग्रहण की गई मुख्य बातें जो अभी जस्ट अपन ने समझी। ठीक है, तो इसके प्रॉपरली आप लोग नोट्स बनाइए और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।